लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आलोक सिंह राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे लाइफ साइंस के उन प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से यदि हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम प्रश्नों की बात करेंगे कि एक्चुअली कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन्हें हमें समझना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलें यदि हम, पहला प्रश्न दिया है सफ़ेद रक्त कण जिसे हम WBC के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम RBC या रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, एक्चुअली ये कहाँ उत्पन्न होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कहीं ना कहीं जो रेलवे है, व्यापम की परीक्षाएं हैं और नर्सिंग की जो परीक्षाएं होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। उत्तर भी दिया हुआ है, 120 दिन का नॉर्मल RBC का लाइफ साइकिल होता है। और अंतिम प्रश्न की बात यदि हम करें, किसकी कुसंक्रियाओं के कारण मानव शरीर में मिक्सडिमा नामक डिसीज या रोग देखने को मिलता है। उत्तर उसका होगा थायराइड ग्रंथि के माध्यम से, या थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण हमें मिक्सडिमा नामक रोग देखने को मिलता है। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जैसे कि दिया गया था, सफेद रक्त कण, सफेद रक्त कण जिसे WBC कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। और आंसर दिया गया है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रतिरोधक क्षमता को क्रिएट करना होता है। प्रतिरोधक क्षमता को हम कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, इम्यूनिटी, राइट। अगर हम श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, मैक्रोफेगस की बात करते हैं। अगर हम दूसरी सेल्स की भी चर्चा करें न्यूट्रोफिल के साथ साथ इसिनोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये वो कोशिकाएं हैं जो कहीं ना कहीं श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और ये सभी कोशिकाएं इम्यूनिटी में पार्टिसिपेशन देती है। इम्यूनिटी का मतलब ही है कि यदि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, रोगकारी जीवाणु यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो श्वेत रक्त कोशिकाएं इन्हें, उस हार्मफुल जीवाणु को चारों तरफ से घेरती हैं। और फेगोसाइटोसिस, ये टर्म हमें याद रखना होगा, फेगोसाइटोसिस की क्रिया के माध्यम से उस हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का काम करती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में बोला गया कि हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करने का कार्य करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, या ये कह लें कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। तो यदि हम चित्र के माध्यम से देखें तो आपके सामने एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर दिया गया है। लॉन्ग बोन, तो बोन्स भी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन और सिस्मोइड बोन। मनुष्यों के शरीर में 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं और यदि टोटल नंबर की हम बात करते हैं तो 206 हड्डियां होती हैं। यह भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि मानव शरीर के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 याद रखना होगा। यदि हम लंबी अस्थि की बात करते हैं जो कि चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, लंबी अस्थियों में 3 अलग अलग भाग होते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र को हम कहीं ना कहीं हेड के नाम से जानते हैं। मध्य क्षेत्र जो होता है, जो उसकी गर्दन बनाता है, वो सैफ्ट कहलाता है, सैफ्ट। और निचला क्षेत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं उसकी टेल के नाम से जाना जाता है। तो यदि बाय द वे हम सैफ्ट को तोड़ें और
माइक्रोस्कोप के माध्यम से यदि इसकी स्टडी की जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना हमको देखने को मिलती है, जिसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बोन मेरो, और विशेष तौर पर रेड बोन मेरो कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में पार्टिसिपेट करती है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगर प्रश्न ये आता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है, लंबी अस्थियों के अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और मैं यहां पर यह बात भी जोड़ना चाहूंगा जो पिछली स्लाइड में बताया गया था कि जो अस्थि मज्जा होती है उसमें वास्तव में स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये वो कोशिकाएं होती हैं जो कि लगभग श्वेत रक्त कोशिका की सभी कोशिकाओं को तथा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेम कोशिका ही वो सेल है जो कहीं ना कहीं लाल रक्त कोशिकाओं को भी बनाती है और श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत आने वाली सभी सेल्स का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली जो आरबीसीज है इसका लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का, 120 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है। पिछली जो क्लास हम लोगों ने ली है, पिछली क्लास में हमने इस बात को पढ़ा है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का कलर रेड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। और हीमोग्लोबिन में हिम का मतलब आयरन है, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन है, ये बात सारे ही बच्चे जानते हैं। नाउ दैट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है 120 दिन का है, तो 120 दिन पुरानी जो आरबीसीज होती हैं जिसे हम डेड आरबीसीज कहते हैं, ये रक्त परिसंचरण के माध्यम से कहीं ना कहीं कहां पहुंचती है, स्प्लीन के पास पहुंचती है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो नली हमें दिखाई दे रही है ये आहार नाल है, आहार नाल के बाद ये अमाशय हमें दिखाई दे रहा है, अमाशय के ऊपर एक सेम के बीच की आकृति की संरचना हमें दिखाई दे रही है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। और प्लीहा वो अंग है जो कि मृत आरबीसी कोशिकाओं को, या ये कह लें कि शरीर के जितनी भी टूटी फूटी सेल्स होती हैं उसको ब्लड से फिल्टर करने का काम करती है। यदि माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्प्लीन के स्ट्रक्चर को देखें हम, तो इसमें हमें रेड ब्लड सेल्स की डेड बॉडीज या उसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इसीलिए स्प्लीन को हम कह सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सो अगला प्रश्न यही था कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को इसका आंसर दे ही दिया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए कि जो लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इनका आकार सिक्कों की आकृति का होता है, कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, गोलाकार होती हैं, और सामान्य तौर पर इनका कलर रेड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कहीं ना कहीं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमें याद होना चाहिए कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा नामक रोग पैदा होता है, या ये कह लें कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके एबनॉर्मल फंक्शन करने से मिक्सोडिमा नामक डिसीज पैदा होती है। सबसे पहले अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो उत्तर भी आप लोगों को पता चल ही गया है कि थायराइड ग्रंथि की असामान्य क्रिया के कारण मिक्सोडिमा नामक डिसीज पैदा होती है। लेकिन यदि हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अगर हम लोकेशन की बात करें, मेरा हमेशा से ये कहना है कि जब भी हम किसी चीज का इमेजिनेशंस करते हैं, जब हमारे दिमाग में उसके पिक्चर्स अच्छे से सेटअप हो जाते हैं, तो वो प्रश्न हमको बहुत ज्यादा आसानी से याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि थायराइड ग्लैंड होता कहां है। तो जो स्वर यंत्र है जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लैरिंग्स कहते हैं, जिसके माध्यम से हम बोल पा रहे हैं, उसके चारों तरफ मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि के माध्यम से बहुत ही विशेष हार्मोन का उत्पादन किया जाता है जिसे हम T3 तथा T4 हार्मोन कहते हैं। जो T4 हार्मोन होता है इसे हम थायरॉक्सिन, याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं।
थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहीं ना कहीं मनुष्य की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक हार्मोन होता है। जब हम लोग हार्मोन डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिक्सोडिमा नामक डिसीज पैदा हो रही है। इस रोग के इंपॉर्टेंट लक्षण हमें याद रखने होंगे। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर T4 हार्मोन की कमी होगी तो सबसे पहले तो जो टर्म उपयोग में लाया जाएगा वो कहा जाएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। याद रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन दैट थायराइड ग्रंथि का लो फंक्शन करना, जिसमें विशेष तौर पर T4 हार्मोन की कमी के कारण क्या होना है, शरीर के अंदर त्वचा में सूजन पैदा हो जाएगी। यहां पर हम इस टर्म से भी उठा सकते हैं कि जो मिक्सोडिमा टर्म लिखा है इसका आखिरी का जो वर्ड है उसमें इडीमा लगा हुआ है। इडीमा, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम इडीमा मीन दैट की शरीर में अगर कोई सूजन पैदा हो गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, इडीमा टर्मिनोलॉजी से इंडिकेट करते हैं। सो मिक्सोडिमा का क्या मतलब हुआ, त्वचा में सूजन पैदा हो जाना, त्वचा काफी सूखी हो जाती है और सामान्य तौर पर इस तरीके के जो मनुष्य होते हैं उनमें वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। सो आज की कक्षा में हमने विशेष तौर पर जाना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार के प्रश्नों की लगातार चर्चा करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे, व्यापम, कहना चाहिए बैंकिंग और एम्स की परीक्षाओं में इन प्रश्नों को बहुतया में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।